तो दिल्ली, एनसीआर और उत्तराखंड में एक बार फिर भूकंप के 30 झटके महसूस किए गए। ये झटका शनिवार शाम 7:57 पर आया था। भूकंप का सेंटर नेपाल बताया गया है। भूकंप आने के बाद लोग घर और दफ्तरों से बाहर की तरफ भागने लगे। भूकंप के ये झटके दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, बिजनौर में लगे थे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली, एनसीआर और उत्तराखंड में भूकंप के झटकों की तीव्रता 5.4 मापी गई है। उत्तराखंड के टिहरी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, पौड़ी और खटीमा में भी भूकंप आया था। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां एक बार फिर दिल्ली की धरती हिली, लोग डर गए और इसका केंद्र नेपाल में था। 5.4 तीव्रता का ये भूकंप था और काफी यानी कि 5 सेकेंड तक भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। घरों से लोग बाहर निकलते हुए कई घंटों तक बाहर ही मौजूद रहे। उन्हें डर था कि कहीं एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस ना हो। मंगलवार को भूकंप के झटके आए थे जिससे लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे और एक बार फिर यानी कि कल देर शाम भूकंप के झटके महसूस किए गए। पूरा दिल्ली एनसीआर थर्रा उठा, कांप उठा और साथ ही 6 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मुरादाबाद की तस्वीर है, दिल्ली जहां भूकंप के झटके से पंखे हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं नेपाल की तस्वीर जहां मंगलवार को जब भूकंप का झटका आया था तो काफी क्षति वहां पर हुई थी। 6 लोगों की मौत भी इस भूकंप की वजह से भी हो गई थी। तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में इससे पहले यानी कि 8 नवंबर को रात 1:57 पर काफी तेज भूकंप के झटके लगे थे। तब भी भूकंप का केंद्र नेपाल ही था। वहां इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई थी जब भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई थी और जो कल भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं उसकी तीव्रता 5.4 मापी गई है। यानी कि एक हफ्ते के अंदर 2 बार इस तरीके के भूकंप के झटके आखिर किस बात का अंदेशा देता है, ये बड़ा सवाल है। और विनय सिंह हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। विनय, देखिए एक हफ्ते के अंदर ये दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आखिर किस बात का ये अंदेशा दे रहा है? समझना चाहेंगे आपसे कि कितनी तैयार भूकंप को लेकर दिल्ली नजर आ रही है, क्योंकि अंदेशा ये जताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इससे भी खतरनाक भूकंप के झटके दिल्ली में महसूस किए जा सकते हैं। देखिए, बिल्कुल इस तरह का अंदेशा जो लग रहा है वो बिल्कुल जायज़ माना जा रहा है, क्योंकि ये देखा गया है कि जब भी इस तरह के थोड़े थोड़े भूकंप के झटके आते हैं तो ये संकेत होता है कि आने वाले समय में एक बड़ा भूकंप का झटका आ सकता है। तो ये वो जो अंदेशा लगाया जा रहा है जानकारों के द्वारा, वो ये सही लगाया जा रहा है, क्योंकि एक ही हफ्ते में इस तरह के 2 भूकंप के झटके लगे हैं। और जो इससे पहले जिसकी हम बात कर रहे हैं 8 तारीख की रात जो 1:57 पे आया था, जिसका केंद्र नेपाल था, उसके झटके भारत में भी महसूस किए गए, दिल्ली के और इसके अलावा कई भारत के जो राज्य हैं वहां महसूस किए गए। उसमें 6 लोगों की मौत तक भी, क्योंकि नेपाल इसका केंद्र था, वहां 6 लोगों की मौत तक हो गई थी। गनीमत यह रही जो कल भूकंप का झटका आया, जो कल रात को 7:57 पे आया, जिसकी तीव्रता 5.4 थी। उसका ड्यूरेशन बहुत कम था। अगर ड्यूरेशन इसका ज्यादा होता, क्योंकि मात्र माना जा रहा है कि 50 से 56 सेकंड का इसका ड्यूरेशन था, लेकिन अगर इसका ड्यूरेशन ज्यादा होता तो इसका भी नुकसान देखने को मिल सकता था, क्योंकि इसकी जो डेप्थ थी भूकंप की वो मात्र 10 किलोमीटर थी। यानी कि ठीक है विनय, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रोफेसर अभय श्रीवास्तव, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका सूर्य समाचार पर। थैंक यू। सर देखिए, जिस तरीके से बार बार ये झटके महसूस किए जा रहे दिल्ली एनसीआर में, आखिर किस बात का ये अंदेशा? क्योंकि लगातार, क्योंकि पिछली बार मंगलवार को भी भूकंप के झटके आए थे और एक बार फिर यानी कि कल देर शाम भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आखिर किस तरीके से इसे देखा जाए? क्या आने वाले दिनों में कोई खतरनाक इस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आ सकती है भूकंप को लेकर? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सवाल जिस तरह से आपने किया, सबसे पहले तो समझने की जरूरत है यहाँ की जियोलॉजिकल सिचुएशन क्या है, जियोलॉजी क्या है। देखिए, एनसीआर के पास में, खास करके एनसीआर रीजन की आप बात अगर करती हैं तो यहाँ पर 3-4 फॉल्ट ऐसे हैं जो इसके आसपास में हैं और इसके बीचों बीच गुजरते भी हैं, जो हरियाणा से भी गुजरते हैं, जिसको दिल्ली हरिद्वार रीज फॉल्ट कहते हैं। और दूसरा जो
सोना फॉल्ट है जो इधर की तरफ से जयपुर की तरफ से होते हुए और पूरा दिल्ली के आपके राष्ट्रपति भवन के नीचे से भी वो जा रहा है, उसके दरार है उसके अंदर। अब उसके बाद से मैं आपको बताना चाहता हूँ, तीसरा जो फॉल्ट है वो मथुरा फॉल्ट है और चौथा है वो मुरादाबाद फॉल्ट है। और देखिए जहाँ फॉल्ट लाइन होता है वहीं पर एपिसेंटर बनता है। तो इस दृष्टि से अगर आप देखती हैं तो जो खास करके हरियाणा का पूरा एनसीआर रीजन की अगर बात करें आप, तो ये कंप्लीटली ये जोन 4 में फॉल करता है। अदरवाइज अगर आप आईएमडी के मैपिंग के हिसाब से देखती हैं तो ये जोन 4 में फॉल करता है। और जोन 4 को कहा जाता है संवेदनशील जोन, मतलब इसको कहते हैं हाई डैमेज रिस्क जोन कहते हैं इसको। ठीक है, तो जैसे भारत को 4 जोन में बांटा हुआ है, जोन 5, जोन 4, जोन 3 एंड जोन 2। तो जोन 4 को कहते हैं हाई डैमेज रिस्क जोन और जोन 5 को कहते हैं, जो भारत का इलाका है वो सीरियस डैमेज रिस्क जोन इसको बोलते हैं। तो अब आप देखिए कि हाई डैमेज रिस्क जोन में अगर आप हैं और इस जगह पर जोन 4 में आपकी जो मैग्नीट्यूड हो सकता है वो 6.5 7 तक भी जा सकता है। अभी इस तरह की अगर आप यहाँ का हिस्टोरिकली अगर बैकग्राउंड उठा कर देखें तो 6.7 तक का अर्थक्वेक इधर की तरफ हो चुका है और 6 मैग्नीट्यूड का 1960 में आपके गुड़गांव में और दिल्ली के बीच में हो चुका है। तो ये जो इस तरह के हैं तो वल्नरेबिलिटी और रिस्क जहां तक है मैग्नीट्यूड का वो है, इस तरह से हो सकता है जो भारी बर्बादी की तरफ ले जा सकता है। विनय जी ने बिल्कुल सही कहा आपको इस चीज के बारे में। अब बात आ जाती है कि मैडम इस चीज के लिए कि क्या ये सब के सब फॉल्ट जो है एक्टिव हैं कि नहीं है। तो इस समय जो जियोलॉजिस्ट इस बात को कहते हैं कि ये फॉल्ट अभी उस तरह का पोजीशन में नहीं है, एक्टिव नहीं है, लेकिन छोटे छोटे ट्रेमर्स आपको आते रहते हैं, जो ट्रेमर्स आपने फील किया है बराबर इस चीज को देखा है। दूसरा है कि जब भी नेपाल के फुटहिल्स इलाके, जब नेपाल के इलाके में नेपाल में जो दरार जो प्लेट जा रहा है, मेजर प्लेट जा रहा है जिसको यूरेशियन प्लेट कहते हैं, उस साइड से वो अनस्टेबल पोजीशन है क्योंकि हिमालय रेंज है और आप जानते हैं हिमालय दुनिया का यंगेस्ट माउंटेन है और इसकी वजह से वहां पर इस तरह की इनस्टेबिलिटी बनी हुई है और इनस्टेबल होने की वजह से यहाँ पर इस तरह से अर्थक्वेक आते रहते हैं, इस तरह के ये आते रहते हैं। तो अर्थक्वेक क्या है ये मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब कहने का मतलब है कि जहां पर भी नेपाल में किसी भी तरह की अगर 5 एंड अबव के कोई भी अर्थक्वेक उधर एपिसेंटर बनता है, और एपिसेंटर के बारे में जानिए कि जहां फॉल्ट लाइन होता है उसी फॉल्ट लाइन पर ही एपिसेंटर बनता है, दूसरी जगह नहीं बनेगा। तो जो वहां पर जो बनता है किसी तरह का वो बनता है वो सीधे फुटहिल्स एरिया, मतलब ये एनसीआर रीजन उसी इसके इसमें आ जाता है, फुटहिल्स एरिया कह लीजिए इसको, जिसकी वजह से यहाँ इस तरह के ट्रेमर्स फील किए जाते हैं। तो जो वहाँ 6.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हुआ था और 5.4 जो आप बता रही हैं कल की हुई है, ये एक सीरीज है, ये चलते रहता है। आपने गुजरात में एक चीज देखा होगा कि जब गुजरात में अर्थक्वेक 2001 में हुआ था तो 6.9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हुआ था और उसके बाद से 285 ट्रेमर्स आए थे, झटके आए थे और उन झटकों में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 4.8 मतलब अप टू 5 मैग्नीट्यूड तक का भी उसके अंदर झटका आया था। ठीक है ना मैडम? तो ये सीरीज में है, ये स्वाभाविक है कि इस तरह से झटका आते रहेंगे अगर कोई मेजर अर्थक्वेक हो जाता है तो। ठीक है, तो ये हमारी पोजीशन। अब रही बात हमारे एनसीआर रीजन की जिसके लिए आप कंसर्न है, मैं आपको एनसीआर रीजन की बात आपको बताना चाहता हूँ। गुजरात के अर्थक्वेक 6.9 था, इतनी मैग्नीट्यूड की अर्थक्वेक आपके यहाँ भी हो सकती है। तो मैडम सबसे बड़ी चीज मैग्नीट्यूड को समझने से पहले आप इंटेंसिटी को समझिए कि जो अर्थक्वेक होता है, जैसे एक बल्ब जल रहा है तो जहाँ जलता है वहां पर आप देखती हैं रोशनी ज्यादा होती है और जब धीरे धीरे आप बल्ब से दूर होती जाती हैं तो रोशनी कम होना शुरू हो जाता है। तो इसको इंटेंसिटी कहते हैं। जैसे पत्थर आप किसी इस पे डाल देते हो, तालाब में डालते हो, तो आप देखते हो ना कि जहाँ पर आप पत्थर डालते हो वहां पर बड़ी तेज उछलन सी होती है और उसके बाद धीरे धीरे वो वेव्स बनते हुए दिखाई देता है और तालाब के कोने तक वो वेव्स जाता है ना इस तरह से। लेकिन सबसे ज्यादा वो जो हलचल दिखाई देती है वो कहाँ दिखाई देती है? जहाँ आप पत्थर डालते हो। ठीक है ना जी? तो एपिसेंटर उसको मान लीजिए इस तरह से। अब आप इसको उठा करके देखिए, 6.9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो गुजरात में हुआ था और भुज में इसका एपिसेंटर था, वहां से 170 किलोमीटर की दूरी थी अहमदाबाद की, और आपको पता होगा अच्छी तरह से कि किस तरह से विध्वंस हुआ था वहां पर और हालात किस तरह के बने थे। तो मैडम जहां तक हरियाणा का, जहां तक अपने एनसीआर रीजन का सवाल है, इस एनसीआर रीजन में इतने सारे इस तरह के हैं, अगर इनमें ये कोई एक्टिव होता है और
कब एक्टिव हो जाएगा जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, कभी भी एक्टिव हो सकता है, कोई प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता। तो अगर एक्टिव हो जाता है और उसके बाद इस पे 6 और 6 एंड अबव का अर्थक्वेक होता है, तो ये एनसीआर रीजन में भारी तबाही मचाएगा मैडम, भारी तबाही मचाएगा, समझिए मैम। अब रही बात कि मैग्नीट्यूड को देखते क्या है कि अर्थक्वेक का सेंटर कहाँ पर है। अब अर्थक्वेक का जो जहां से ओरिजिनेट होता है पृथ्वी के अंदर से, अब उसकी मान लीजिए दूरी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है इस दूरी को समझने का। उससे आप इंटेंसिटी आपको और फिर क्या उसका असर होगा वो समझ सकती हैं आप अच्छे से, और आपके जो सुनने वाले हैं वो इस चीज को समझ सकते हैं कि आप देखिए इसमें क्या होता है कि जहां पर भी वो जो केंद्र बिंदु बनता है, जहां से वो निकलता है, ओरिजिनेट होता है, अगर मान लीजिए उसकी दूरी पृथ्वी के सतह तक आते आते 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर होती है, तो देखिए जो ताकत उसके शरीर, जो ताकत उसके अंदर उस एनर्जी का वहां था, वो इतना खर्च करके तब ऊपर तक आता है। ठीक है ना मैडम? तो यहाँ तक आते आते मैग्नीट्यूड तो हमारा वही होता है जहां से ओरिजिनेट किया है, जितनी मैग्नीट्यूड है, लेकिन ऊपर आते आते उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो जो इफेक्टिव उसका ये होता है, जो ध्वंस करने की वो शक्ति कम हो जाती है। समझ रही है मैडम? अब मान लीजिए यही चीज 40 किलोमीटर पर हो जाए, 20 किलोमीटर पर हो जाए, 30 किलोमीटर के ऊपर पे हो जाए, तो ये अगर मान लीजिए 6 मैग्नीट्यूड का भी अर्थक्वेक हो तो वो भारी विध्वंस कर सकता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपने देखा होगा कि ये न्यूजीलैंड में अर्थक्वेक हुआ था, वो करीब 70 किलोमीटर अंदर था, 6 पॉइंट समथिंग उसका मैग्नीट्यूड, 6.10 और 6.9 इस तरह से कुछ उसका मैग्नीट्यूड था, मुझे याद ठीक से नहीं आ रहा है। उसके वो बहुत 70 किलोमीटर होने की वजह से या 60 किलोमीटर होने की वजह से ऊपर आते आते उसका इम्पैक्ट बिल्कुल कम था, लेकिन 6.3 का मैग्नीट्यूड का उसके 3 मंथ्स के बाद आया, और लेकिन 6.3 मैग्नीट्यूड था और वो सिर्फ 30 किलोमीटर के इस पर वहां ओरिजिनेट हुआ था, जिसकी वजह से आपने देखा कि वहां पर भी बुरी तरह से भारी बर्बादी कर दिया उसने। तो ये इंटेंसिटी का कारण होता है। अब ये इंटेंसिटी कहाँ बनेगा, कब बनेगा, इसका प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते मैडम। ठीक है। तो अब मेरा कहने का मतलब है कि विध्वंस का मतलब जितने हाई राइज बिल्डिंग्स आपकी बनी, जिन्होंने अर्थक्वेक के हिसाब से। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही बारीकी से समझाया कि किस तरीके से ये भूकंप के झटके जो बार बार दिल्ली एनसीआर में आ रहे हैं, इसके पीछे की आखिर वजह क्या है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चीजें बताने के लिए। एक बार फिर रुक करते हैं विनय की तरफ। विनय, देखिए लगातार भूकंप के झटके एनसीआर में महसूस किए जा रहे थे। मेरा सवाल पहला यही था कि जिस तरीके से ये बार बार झटके महसूस किए जा रहे हैं, किस बात का अंदेशा, और इससे लेकर राजधानी कितनी तैयार है, और साथ ही साथ कौन सा ऐसा इलाका दिल्ली एनसीआर में है जो खतरे की जोन में सबसे ज्यादा बना हुआ है? देखिए, दिल्ली और एनसीआर की बात करें तो पूरा दिल्ली एनसीआर जोन 4 में आता है। जोन 4 वो जिस तरह से अभी हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे कि जोन 4 एक तरह से ये कह सकते हैं कि यहाँ पे भूकंप आने की संभावनाएं काफ़ी होती हैं। जोन 4 देश को कई अलग अलग जोन में बांटा गया है और जोन 4 वो है जहाँ पे भूकंप आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो दिल्ली एनसीआर इसी जोन 4 में आता है। ये इसीलिए यहाँ पे सावधानी बरतनी जरूरत है। और आपने कहा कि दिल्ली में कौन कौन से इलाके हैं, तो मैं बता दूं कि दिल्ली में अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली, यहाँ पे खासतौर पे बात करूंगा पूर्वी दिल्ली के इलाके की, क्योंकि यहाँ पे जो इमारतें बनी हुई हैं वो अमूमन ये कह सकते हैं कि इलीगल तरीके से हैं। जो पूर्वी दिल्ली का इलाका है, चूंकि जमुना बेल्ट पे आता है, जमुना के किनारे वहां पे कई इमारतें बनी हुई हैं और वो भी गैर कानूनी तरीके से, यानी कि जिनके नक्शे पास नहीं हुए या फिर जो मानक पे नहीं बने हैं। अगर दिल्ली में भूकंप आता है और उसकी तीव्रता ज्यादा होती है, डेप्थ कम होती है, तो सबसे ज्यादा जो आपको विध्वंस देखने को मिलेगा वो पूर्वी दिल्ली के इलाके में देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से हमने कहा कि वहां इमारतों का पैमाना उतना सही नहीं है। और इसी तरह से लगभग दिल्ली के जितने भी आउटर इलाके हैं वहां पर इसी तरह की इमारतों का निर्माण हुआ है, जहां पर वो उन्होंने पैमाने पे नहीं बनी है। बिल्कुल। चूंकि और यही वजह है कि लगातार चिंता का विषय बना हुआ है कि अगर तेज तीव्रता का भूकंप आता है तो आखिर दिल्ली इसके लिए कितनी तैयार है और कितना खतरनाक ये झटका हो सकता है और कितनी बड़ी तबाही भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया विनय तमाम जानकारी देने के लिए।